आज यहाँ हम कृष्णमूर्ति पद्धति से सभी घरों के निर्देशक ग्रह यानी कि सिग्निफिकेटर्स निकालेंगे। सामान्यतः वैदिक में क्या है कि जो उस भाव का स्वामी है वह किसी भी भाव का स्वामी अपने भाव का फल देता है। उस भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं वह उसका फल देते हैं और एडवांस में जाते हैं तो दृष्टि डालने वाले ग्रहों को भी उसमें शामिल करते हैं। तो यहाँ पर हम कृष्णमूर्ति पद्धति से देखेंगे कि एक भाव का फल कौन देता है। देखिए प्रत्येक कुंडली में भाव 12 ही रहेंगे, 1 से 12 तक, चाहे हम किसी भी पद्धति का इस्तेमाल करें, वैदिक का करें, कृष्णमूर्ति का करें, नाड़ी पद्धति का करें, लाल किताब का करें, कोई भी करें, जीवन के संदर्भों को 12 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पर कृष्णमूर्ति पद्धति में डिवीजन सिस्टम हम अलग यूज करते हैं। तो यहाँ पर दो तरह की टर्मिनोलॉजी जिससे मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि यहाँ पर एक राशि का जो स्पैन है, जैसा कि वैदिक में होता है एक राशि एक घर में होती है, यहाँ पर एक राशि एक से अधिक भावों में भी हो सकती है। और दूसरा ये है कि कोई राशि है, ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरे चार्ट में आपको दिखाई ना दे। तो इस तरह की जो राशि है जो दिखाई नहीं देती उसको हम इंटरसेप्टेड साइन बोलते हैं, जिनकी अपनी इम्प्लीकेशन है। और जो राशि एक से ज्यादा भावों में चली जाती है वो एक्सटेंडेड राशि है। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है, मैं आपसे थोड़ा स्क्रीन शेयर करके एक चार्ट लेके इससे आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर हमें सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ है 9 अगस्त 1983, समय है 13:15। ये भाव चार्ट है। यहाँ पर देखिए आप नजर डालेंगे तो भाव चार्ट का मतलब कुछ लोग इसको कस्प चार्ट भी कहते हैं केपी में, हिंदी में या वैदिक वाले से निर्यण भाव चलित भी कहते हैं, निरायण भाव चलित कह देते हैं, एनबीसी चार्ट। तो क्योंकि कृष्णमूर्ति पद्धति में हम हाउस का डिवीजन सिस्टम है वो दूसरे ढंग से इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इस हमें यहाँ पर जो चार्ट इस्तेमाल करना है, भाव चार्ट या कस्प चार्ट या एनबीसी चार्ट, वो हमें जो कृष्णमूर्ति जी का प्लेसिडस डिवीजन सिस्टम से बना हुआ है उस चार्ट को लेना है, जो आप किसी भी सॉफ्टवेयर से तैयार कर सकते हैं। एस्ट्रोसेज में भी आ जाएगा, ये आपके पास कोई भी केपी सॉफ्टवेयर है उसमें आप भाव चार्ट को लीजिए। यहाँ पर हम जन्म कुंडली का चार्ट नहीं ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। यहाँ पर हम भाव चार्ट ले रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर 12 हाउसेज हैं जो कि जीवन के 12 संदर्भों को दिखाते हैं। 9 प्लैनेट्स हैं, असल में तो 7 ही हैं, 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु, लेकिन इन्हें हम यहाँ पर ग्रह के तौर पर मानते हैं। तो यहाँ पर 9 ग्रह आपको विभिन्न घरों में बैठे हुए दिखाई देंगे, जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस पर निर्भर है। इसमें आप देखेंगे कि पहले घर में गुरु है, दूसरे घर में केतु है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां घर खाली है, फिर 8वें में राहु है, 9वें घर में सूर्य, चंद्रमा और मंगल है, 10वें घर में शुक्र बुध है, 11वां घर खाली है और 12वें घर में शनि है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि आप यदि नजर डालेंगे लग्न और 12वें घर पे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर साइन है वो एक्सपेंड किया हुआ है, लिब्रा साइन है वो लग्न में भी है और 12वें घर में भी है। और मेष, सिमिलरली मेष राशि जो है या एरिस साइन है वो 6th हाउस और 7th हाउस दोनों में पड़ रहा है। ऐसे ही आप नजर डालेंगे तीसरे और चौथे घर में, 9वें के बाद तीसरे घर में 9वां साइन सेजिटेरियस यानी धनु है, चौथे घर में एक्वेरियस कुंभ राशि है, मकर राशि कैप्रिकॉन यहाँ नहीं है, इंटरसेप्ट हो गया है। ऐसे ही 9वें और 10वें घर में आप देखेंगे कि मिथुन के बाद 3rd जेमिनी के बाद 10th हाउस में 5th साइन लियो है। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर कैंसर साइन, कर्क राशि का साइन है वो इंटरसेप्ट कर गया है। कोई बात नहीं, इसके अपने इम्प्लीकेशन है जिन्हें हम बाद में समझेंगे। उसके बाद दूसरा यहाँ पे कॉलम में आप नजर डालिएगा कि यहाँ पर लिखे हैं 9 प्लैनेट लिखे हैं आपके, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। वह किन किन राशियों में है ये जन्म कुंडली से देखा जाता है। भावा में एक बात ध्यान रखिएगा कि भावा में भाव चार्ट यानी कस्प चार्ट में कोई ग्रह हाउस शिफ्ट कर सकता है, लेकिन राशि इनकी जो यहाँ पर ली गई है ये हमने D1 चार्ट यानी जन्म कुंडली से ही उठाई है, जो कि सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर वो ऑटोमेटिकली लिख देता है। उसके बाद हर ग्रह की डिग्री, मिनट और सेकंड दिए गए हैं कि कौन सा ग्रह जब जातक पैदा हुआ है उनके कितने डिग्री, कितने मिनट, कितने सेकंड पे है, किस राशि में है। ये सब अपने आप तैयार होता है, पहले तो मैन्युअल किया जाता था, लेकिन अब आप किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से ये सभी सूचनाएं ले सकते हैं। उसके बाद राशि लॉर्ड लिखा है, जैसे सूर्य कैंसर कर्क राशि में है, RL मतलब राशि लॉर्ड है उसका चंद्रमा। सिमिलरली चंद्रमा कैंसर साइन में है, राशि लॉर्ड चंद्र स्वयं ही है। मंगल भी कैंसर राशि में है यानी कर्क राशि में है, राशि लॉर्ड चंद्रमा है। ऐसे ही बुध सिंह राशि में है,
उनके राशि लॉर्ड सूर्य हैं। जुपिटर के वृश्चिक राशि में होने से मंगल स्वामी बन गए हैं। शुक्र सिंह राशि में होने से सूर्य उसके स्वामी हैं, राशि लॉर्ड जो है। शनि जो है लिब्रा में है यानी तुला राशि में, जिसके स्वामी शुक्र हैं। राहु जेमिनाई मिथुन राशि जिसके स्वामी बुध हैं। केतु सेजिटेरियस में है धनु राशि में, जिसके स्वामी गुरु हैं। यहाँ पर कृष्ण मूर्ति पद्धति में देखिए करना क्या है। दूसरा कॉलम इसमें आता है स्टार लॉर्ड का, जिसपे मैंने ये एरो साइन बनाया। कोई भी ग्रह जो एसटीएल मतलब स्टार लॉर्ड, इसको दो ढंग से समझ सकते हैं। कहने की टर्मिनोलॉजी है, आप जिसमें अभ्यस्त हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि यूजुअली इसमें बहुत सरल है, कंफ्यूजन हो जाए। आप अपनी टर्मिनोलॉजी को यूज कीजिए, अलग अलग की पुस्तकों में या आप ऑडियोज देखेंगे तो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। सूर्य किसके नक्षत्र में है ये कह सकते हैं। जब भी कोई पूछता है सूर्य किसके नक्षत्र में है, तो उसका एसटीएल पढ़िए कि भाई सूर्य बुध के नक्षत्र में है। चंद्रमा किसके नक्षत्र में है, चंद्रमा भी बुध के नक्षत्र में है। मंगल क्या है, मंगल शनि के नक्षत्र में है। कई बार हम ये भी कह देते हैं इसे पूछने के लिए कि सूर्य का स्टार लॉर्ड कौन है। स्टार लॉर्ड को कुछ सॉफ्टवेयर एनएल भी कहते हैं, नक्षत्र लॉर्ड। नक्षत्र और स्टार एक ही बात है, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप उसे इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर सूर्य किसके नक्षत्र में है, बुध के में है। या कोई ये पूछे कि सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, तो भी आपको एसटीएल का कॉलम चेक करना है और देख लेना है कि सूर्य का नक्षत्र का स्वामी बुध है, सूर्य के स्टार का लॉर्ड बुध है, चंद्रमा के स्टार का लॉर्ड बुध है, मंगल के स्टार का लॉर्ड शनि है, बुध के स्टार का लॉर्ड शुक्र है, गुरु के स्टार का लॉर्ड शनि है, शुक्र के स्टार का लॉर्ड शुक्र है, शनि के स्टार का लॉर्ड मंगल है, राहु का स्टार लॉर्ड मंगल है, केतु का स्टार लॉर्ड केतु। अभी कोई आपसे कहे शुक्र शुक्र किसके नक्षत्र में है, तो आप सीधा एसटीएल टेबल पे ही जाइए। चाहे वो पूछे सूर्य किसके नक्षत्र में है, चाहे कोई कहे सूर्य का स्टार लॉर्ड कौन है या नक्षत्र लॉर्ड कौन है, क्योंकि स्वाभाविक बात है ग्रह जिसके नक्षत्र में होगा प्रत्येक नक्षत्र का एक स्वामी है। तो शुक्र जो है वो स्वयं अपने नक्षत्र में, शुक्र का एनल शुक्र है या शुक्र का स्टार लॉर्ड शुक्र है। सिमिलरली थर्ड कॉलम हम देखते हैं सब लॉर्ड बोलते हैं। सभी ग्रहों के आप देखेंगे यहाँ पर सब लॉर्ड भी लिखे गए हैं, जिसको टाइटल दिया गया एसएल। कृष्ण मूर्ति में जो नियम है वो ये है कि किसी भी भाव का फल उस घर में, जो भी भाव हम कंसीडर कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे पहला घर है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या उस घर में कोई ऑक्यूपेंट है, क्या उस घर में कोई प्लेनेट है। यदि है तो ये मैंने आपको यहाँ पर एक टेबल बनाई है, जिसे आप देखिए। इसमें 1 से 12 तक हाउसेस लिखे हैं। उसके बाद ए में लिखा है प्लेनेट इन ऑक्यूपेंट स्टार, कि ऑक्यूपेंट कौन है, किसी घर जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, क्या उसमें कोई प्लेनेट प्लेस्ड है, क्या उसमें कोई ऑक्यूपेंट है, उस हाउस को किसी ने ऑक्यूपाई किया है। दोनों एक ही बात है। किसी भाव में ग्रह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसे मैंने दिखाया पहले दूसरे भाव में प्लेनेट हैं, यानी प्लेनेट प्लेस्ड है, या यूं कहें कि ऑक्यूपेंट हैं। और तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें में कोई भी ऑक्यूपेंट या प्लेनेट नहीं है। तो यहाँ पर पहला कॉलम क्या है हमारे पास, प्लेनेट इन ऑक्यूपेंट स्टार। तो प्लेनेट इन ऑक्यूपेंट स्टार को नोट करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है कि क्या उस घर में कोई ऑक्यूपेंट है, यानी बी कॉलम। फिर प्लेनेट इन ऑनर स्टार है, हर घर का एक राशि उस पर आई हुई है, जैसे मैंने दिखाया 12वें घर में 7 नंबर है, पहले में 7 नंबर है, दूसरे में 8 है। जिस भी हाउस को आपको देखना है उसमें राशि देख लीजिएगा, तो उसका जो ऑनर होता है, राशियों का जो स्वामी है, तो यहाँ पर डी कॉलम में हम उसका ऑनर लिखते हैं। और फिर ये देखते हैं कि क्या उस ऑनर किसी का स्टार लॉर्ड है, या ऑनर के स्टार में कोई प्लेनेट है। वो हमें हमेशा एसटीएल कॉलम से ही मिलेगा। इसमें याद रखिए कि आपको सारी जिंदगी रेफर करना है एसटीएल, या कुछ सॉफ्टवेयरों में इसे एनएल कहते हैं, इस कॉलम पे। जब भी कोई भी प्रश्न पूछा जाए कि सूर्य का स्टार लॉर्ड कौन है, सूर्य किसके नक्षत्र में है, या फला ग्रह किसके नक्षत्र में है, आपके पास सीधी नजर एसटीएल या एनएल के कॉलम में चली जानी चाहिए, और वहां पर जो ग्रह लिखा हुआ है आपने उसको एज इट इज लिख देना है। देखिए सुविधा के ढंग से मैं आपको बता देता हूँ, इस लिस्ट को वैसे तो सॉफ्टवेयर तैयार कर देते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए जब तक आप 1-2 हाथ से नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप कुंडलियों पे फलादेश देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए थोड़ा सा, कि सभी घरों की तो नहीं बनानी होती है हमें, लेकिन इवेंट से रिलेटेड हाउस के जो जो हाउसेज हैं, प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं, सपोर्टिव हैं, जो भी हैं,
उन सब की यही, इसे 4 फोल्ड सिग्निफिकेटर टेबल बोलते हैं केपी में, ABCD, है ना। तो यहाँ पर इसकी शुरुआत हमेशा बी कॉलम से कीजिए, ऑक्यूपेंट। जैसे आप देखिए यहाँ फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में कोई ऑक्यूपेंट है? यस, जुपिटर है। यहाँ लिब्रा पे मत कंफ्यूज कीजिएगा, हाउस की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट है क्या, हम ये नहीं पूछ रहे क्या तुला राशि में कोई ग्रह है। डोंट कंफ्यूज, बी क्लियर कि हम फर्स्ट हाउस की बात कर रहे हैं, उसमें कोई भी राशि हो सकती है, पीछे गई हुई है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है उससे। बस फोकस कीजिए यहाँ पे जहां असेंडेंट लिखा हुआ है, यस देयर इज ए प्लेनेट जुपिटर, बृहस्पति पहले घर में है, तो बी कॉलम में आप यहाँ पर जुपिटर लिख दीजिए। अब जैसे ही आपने जुपिटर लिखा तो आपको ये देखना है कि भाई जुपिटर के स्टार में कौन कौन से प्लेनेट हैं, जुपिटर के स्टार में कौन कौन से प्लेनेट हैं। जुपिटर के स्टार में कौन कौन से प्लेनेट हैं, तो इसको देखने का क्या आसान तरीका है कि या तो आप एक एक ग्रह उठाइए, देखिए कि जुपिटर सूर्य का बुध है, सूर्य जुपिटर के स्टार में नहीं है। चंद्रमा का एसटीएल बुध है, यानी कि चंद्रमा भी जुपिटर के स्टार में नहीं है। मंगल है शनि के नक्षत्र में, यानी कि इस तरह से आप देखें, या सीधा एसटीएल में देखिए, इसमें जुपिटर ढूंढिए, क्या जुपिटर कहीं है। जुपिटर आप देखिए 9 प्लेनेट की लिस्ट में कहीं पर भी नहीं है। तो यानी कि जब जुपिटर के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है तो हम ए को खाली छोड़ देंगे कि ऑक्यूपेंट जो है उसके स्टार में कोई भी प्लेनेट नहीं है। अब हम आते हैं दूसरे में, इसे डी कॉलम से शुरू कीजिएगा। ऑनर कौन है? पहले घर में सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर राशि कौन सी है, यहाँ पर राशि है लीब्रा, तुला। तुला का ऑनर कौन होता है? वीनस। वीनस लिख दिया। ठीक, अब पहले वाला जैसे हमने ए और बी पे किया था, अब यहाँ डी और सी पे करना है कि यानी कि वीनस के नक्षत्र में कोई ग्रह है क्या। तो चाहे एक एक ग्रह को देखिए, चाहे सिंपल मैं जैसे देखता हूँ वो आपको बता रहा हूँ। एसटीएल में गए, देखना शुरू किया, शुक्र कहीं है, हाँ यहाँ आप देखिएगा चौथे नंबर पे शुक्र है, एरो लाइए, यानी कि बुध है वो शुक्र के नक्षत्र में है, तो हम यहाँ पर बुध लिख देंगे, मर्क्यूरी। राइट। अभी ऐसा नहीं है कि हमें एक बार शुक्र मिल गया तो हमें आगे चेक नहीं करना, नहीं, हमें शुक्र को 1 से 9 तक चेक करना है, क्योंकि ऐसा संभव है कि एक से ज्यादा सितारे, एक से ज्यादा प्लेनेट है वो शुक्र के नक्षत्र में हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देखिए शुक्र स्वयं भी अपने ही नक्षत्र में है, जैसा आप देख सकते हैं ये वीनस है और ये इसका एसटीएल में भी वीनस ही है, तो आपको यहाँ पर दूसरा प्लेनेट लिख देना है वीनस। यानी कि प्लेनेट इन ऑनर स्टार में 2 प्लेनेट आ गए, ऑनर खुद अपने नक्षत्र में है, दूसरा मरकरी यानी कि बुध भी उसमें है, शेष अन्य कोई ग्रह नहीं है। तो अब ये आपके पास कॉलम ए जो है आपका हाउस 1 के सिग्निफिकेटर की लिस्ट तैयार हो गई। इसमें भी मैं आपको प्रेसिडेंस बता देता हूं कि इसमें ये किस लिए बनाई जाती है। ये स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर निकालने के लिए बनाई जाती है कि किसी भी भाव का सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी या सबसे ज्यादा हाई रेटेड प्लेनेट कौन सा है जो उसका फल देगा। तो जैसा नाम से तय है ABCD, तो ए में जो प्लेनेट आते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट है उस हाउस का रिजल्ट देने के लिए। उसके बाद ऑक्यूपेंट का नंबर आता है, फिर प्लेनेट इन ऑनर स्टार यानी सी का नंबर आता है, और फिर लास्ट में डी का नंबर आता है। तो यहाँ पर आपको ये लिस्ट बना लेने से बड़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि जिस हाउस को आप जब आप इवेंट चेक करेंगे तो आपको तुरंत इस कॉलम से लिस्ट से पढ़ लेना है। सॉफ्टवेयर में सभी में बनती है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप इसको शुरू में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप उसको पढ़ेंगे तो आगे आपको कुछ गणनाएं या अच्छी फोरकास्टिंग्स में आगे जाके दिक्कत आएगी। कई बार ऐसा भी होगा आपके पास मोबाइल है, सॉफ्टवेयर की प्रिंट आउट नहीं है, तो आपको खुद हाउस के निकालने हैं, वो आपको थोड़ा सा अभ्यास करना चाहिए, ऐसा मैं सजेस्ट करता हूँ, और मेरा ऐसा अनुभव भी है कि इसके करने से आपको सरलता रहेगी चीजों पे ध्यान फोकस करने में। अब हम दूसरे घर का यदि इसमें निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सीधा सेकंड हाउस पे गए। सेकंड हाउस में कोई ऑक्यूपेंट है, यानी हमें बी कॉलम से शुरू करना है। यस देयर इज ऑक्यूपेंट केतु, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे केतु। अब ऑक्यूपेंट है तो हमें ये चेक करना है कि क्या उसके स्टार में कोई प्लेनेट है। एक ही रूल है केपी का, सिंपल है, ऑक्यूपेंट है तो उसके स्टार में कोई प्लेनेट है क्या। तो हम फिर दोबारा एसटीएल की लिस्ट पे कॉलम पे जाएंगे और देखेंगे केतु क्या इन 9 ग्रहों में कहीं आता है। यस, केतु लास्ट में, केतु अपने ही नक्षत्र में है, अन्य कोई ग्रह नहीं है, तो यहाँ हम पुनः केतु लिख देंगे। दूसरे घर में राशि पड़ती है स्कॉर्पियो, जैसा आप देखेंगे स्कॉर्पियो का लॉर्ड कौन है, वृश्चिक राशि का, वृश्चिक राशि का लॉर्ड है मंगल। क्या मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह है? इसके लिए फिर हम एसटीएल पर चले जाएंगे, हम मंगल को ढूंढेंगे, MA, सैटर्न
के सामने आया हुआ, यानी कि शनि जो है वो मंगल के नक्षत्र में है या स्टार लॉर्ड उसका मंगल है, तो हम यहाँ पर शनि लिख देंगे तुरंत, SATURN, सैटर्न। सैटर्न हमने लिख दिया। और मंगल, राहु भी है, वो मंगल के ही नक्षत्र में है, तो कॉमा लगा के राहु भी हमने यहाँ पर लिख दिया। सिमिलरली अभी हमारी दूसरे हाउस की लिस्ट तैयार होगी सिग्निफिकेटर की, जिसमें हमारे सिग्निफिकेटर स्ट्रॉन्गेस्ट आते हैं, A कॉलम केतु, C कॉलम शनि और राहु। अब हम तीसरे घर पर चलते हैं। तीसरा घर खाली है, तो लिस्ट बनाते हुए हमें सुविधा है। हमने पहला A कॉलम खाली छोड़ दिया क्योंकि कोई ऑक्यूपेंट ही नहीं है, तो ऑक्यूपेंट के स्टार में कौन है इसका कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता है। सिमिलरली ऑक्यूपेंट को भी हमने खाली छोड़ दिया। अब हमें तीसरे घर में राशि कौन सी पड़ रही है वो देखनी है। तीसरे घर में धनु राशि सजिटेरियस पड़ रही है। सजिटेरियस का लॉर्ड है जुपिटर, राइट। और जैसा हमने यहाँ पर फर्स्ट हाउस का ऑक्यूपेंट था जुपिटर, अब यहीं से आप देख लीजिए कि उसके स्टार में कोई भी प्लेनेट नहीं है, तो हमें सी को भी खाली छोड़ देना है। तो यानी तीसरे घर का हमारे पास जो सिग्निफिकेटर आया है वो एकमात्र ग्रह जुपिटर आया है। और जुपिटर जो है थर्ड हाउस का सिंगल स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है, अन्य कोई भी ग्रह, यानी कि तीसरे घर के फलों का स्ट्रॉन्गेस्ट परिणाम कौन दे सकता है, जुपिटर दे सकता है। सेकंड हाउस के केस में तो सेकंड हाउस का रिजल्ट केतु भी दे सकता है, शनि भी दे सकता है, राहु भी दे सकता है। और मंगल मना नहीं कर रहे हैं, वीक सिग्निफिकेटर मान रहे हैं, हम स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं। तो ए और सी हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ए में केतु है सेकंड हाउस में, और सी में सैटर्न राहु है, तो सेकंड हाउस का स्ट्रॉन्गली रिजल्ट जो डिलीवर करेंगे वो करेंगे केतु, शनि और राहु। पहले घर का, क्योंकि ए में कोई प्लेनेट नहीं है, तो ऑक्यूपेंट खुद रिजल्ट देगा पहले घर का, यानी जुपिटर पहले घर का रिजल्ट भी देगा। और सी में मरकरी एंड वीनस है, तो यानी कि जुपिटर, मरकरी, वीनस इसके स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर हो गए हैं। जब किसी प्लेनेट के नक्षत्र में अन्य कोई ग्रह नहीं है, तो ऐसे ग्रह को हम कहते हैं अनटेनेंटेड। जैसे एक मकान है, उसमें कोई किराएदार नहीं है, या ऐसा कहें कि जुपिटर एक प्लेनेट है, ऑफिसर है, जो इसके स्टार में प्लेनेट है वो इसके पीए या सेक्रेटरी हैं जो इसका काम करेंगे। अब जुपिटर को ना तो कोई पीए मिला हुआ, ना कोई स्टाफ में मिला हुआ, ना खुद, तो जुपिटर को अपना काम खुद करना है। तो जुपिटर यहाँ पर बी से प्रमोट होके अपने आप ही ए बन गया, क्योंकि ए खाली है तो जुपिटर प्रमोट हो गया कि उसे अपना काम खुद करना है या करना पड़ेगा। तो जुपिटर एक पहले घर का स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्निफिकेटर है। और फिर सी वाला मरकरी, वीनस, जो खाली है उसे छोड़ दीजिए, उससे नेक्स्ट में जो पड़ जाए वो उसका स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है। सिमिलरली जैसे ए में नहीं है, बी में है, तो बी फर्स्ट हाउस का स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्निफिकेटर है क्योंकि प्रायोरिटी लिस्ट है। सिमिलरली सी है, सी में भी जैसे तीसरे घर में हम देख रहे हैं कोई नहीं है, तो बट ऑब्वियस है कि डी उसका स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्निफिकेटर हो जाएगा। तो ये तो तय है, इसको क्लियर कर लीजिएगा, थंब रूल है कि यदि किसी घर में कोई ग्रह नहीं है यानी ऑक्यूपेंट नहीं है, और उसके ऑनर के स्टार में भी कोई प्लेनेट नहीं है, तो ऑनर हिमसेल्फ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्निफिकेटर ऑफ द हाउस। As you can see in the third house significator list that there is no occupant in the column B, so there is no question of planet in the occupant star, and its owner is Jupiter, and there is no planet in the star of Jupiter. So Jupiter alone is the single strongest significator of third house. Now coming back to the fourth house. Fourth house में क्या है? Fourth house में कोई occupant नहीं है, तो A कॉलम को भी हम यहाँ खाली छोड़ देंगे, बी कॉलम को भी हम यहाँ पर खाली छोड़ देंगे। अब हमें क्या देखना है कि फोर्थ कस्प में राशि कौन सी पड़ रही है। हाउस, भावा, कस्प, तीनों एक ही इंटरचेंजेबल वर्ड है, तीनों में कुछ भी यूज करे। जब आपको कोई भाव का एक फोर्थ कस्प कहे, फोर्थ हाउस कहे, एक ही बात है। यहाँ पर 11 नंबर राशि है, 11 नंबर राशि को एक्वेरियस है, तो एक्वेरियस का हम लॉर्ड कौन होता है, सैटर्न होता है। अब हमें ये देखना है क्या सैटर्न के स्टार में, ऑनर के स्टार में, सैटर्न इज द ऑनर, and is there any planet in Saturn star? Again go back to the only एक ही पाथ है KP में, STL या NL का कॉलम। So concentrate it now on third number, you can see STL is Saturn. STL Saturn किसका स्टार लॉर्ड है, मार्स का। So write down the Mars here. Go down the list. Again Saturn is appearing here in front of Jupiter. It means Jupiter is in Saturn star, so write down the Jupiter here. Then coming back, come again, scroll down to the list. There is Saturn is appearing twice, and one is the in front of Mars, one is in front of Jupiter. So we can say that Mars and Jupiter are in Saturn star, so they are in a better position to give the result of Saturn.
सैटर्न अपना चौथे घर का रिजल्ट दे उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मार्स और जुपिटर देंगे, क्योंकि ये सैटर्न के बिहाफ पर काम कर रहे हैं, ये उसका फल ज्यादा स्ट्रांगली या तीव्रता से देंगे। सो दिस वे यू कैन क्रिएट द एंटायर लिस्ट, है ना। लेकिन इसका बस एक ही ध्यान रखिएगा, ऑक्यूपेंट एंड देन ऑनर, ये दो चीजें भरिएगा पहले, और उसके बाद फिर एसटीएल के कॉलम पे सीधा जंप मारिए। जो प्लेनेट आप ढूंढ रहे हैं वो जहां जहां जिस जिस प्लेनेट के सामने अपीयर होता है उनको ए और सी कॉलम में भर दें। इस तरह से आपकी 4 फोल्ड सिग्निफिकेटर की लिस्ट तैयार हो जाती है, जो आपको ये बता देती है कि कौन से प्लेनेट को, कौन सा प्लेनेट है वो किस हाउस का सबसे ज्यादा स्ट्रांगली रिजल्ट डिलीवर कर रहा है। So similarly, if we try to write down the fifth house, you can say again there is no occupant in the fifth house. Now I will do it a bit fastly. So fifth house is the vacant. So there is no question of any planet in its star. And the honor of the fifth house is the sign falling on the fifth house is the Pisces. Pisces Lord is Jupiter. Write down the Jupiter in the D column because Jupiter is the honor. And as we have seen in the third house case and the first house case, that Jupiter is untenanted planet. There is no planet in its star. So Jupiter is the single strongest significator of the fifth house also. Now coming to the sixth house, start from the B. There is no occupants. So again, there is no question of planet in the occupant star. Sign falling on the sixth cusp is the Aries. Lord of Aries is Mars. Now we have to see, is there any planet in Mars star, or you can say is the Mars star lord of any planet. Check down again, go back to the concentrate on the STL column. That is the single path, one way, एकमात्र रास्ता, आखिरी रास्ता, जैसे एक मूवी आई थी, so this is the आखिरी रास्ता to check it. So now you can see is Mars appearing here in the column Mercury, Saturn, Venus, Mars. Yes, Mars is appearing in front of Saturn. So you can say yes, Saturn is in Mars star. So now again scroll down. Rahu is also in the Mars star. So again you write down here Rahu is in the Rahu is in the Mars star. So the result of Mars will be better given by the Saturn and Rahu instead of Mars. So sixth column that is ready. Now going to the seventh, again seventh is the Aries. So simply do one thing. मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है, आप थोड़ी सी कर लीजिएगा। सिक्स्थ हाउस का भी लॉर्ड मार्स था, इसको कंट्रोल सी करके और सातवें लाइन में ऐसे का ऐसे पेस्ट कर दीजिएगा कि बिकॉज दोनों की ऑनरशिप मार्स की है और दोनों में ऑक्यूपेंट नहीं है, तो ए और बी दोनों में खाली आ गए हैं। टाइम बचाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ। नाउ यू सी एट्थ हाउस में एज यू कैन सी इन द चार्ट देयर इज राहु इज इन द एट्थ हाउस and it is in Taurus. So the sign lord is Venus, right? So what I am writing here in the eighth house, B column में occupant is Rahu and in the D column honor is Venus. Now we have to check whether there is any planet in Rahu star. Again, आखिरी रास्ता, STL column. Check the appearance of the Rahu, Mercury, Saturn, Venus, Mars, Mercury, Ketu. No. So there is no planet in the Rahu star. So you can say that Rahu is an untenanted planet. This way it becomes the strongest significator of the eighth house. Now honor is of the eighth house is Venus. Now we have to check, is there any planet in the Venus star? Yes, you can see directly the Mercury is in Venus star, and Venus herself is in its own star. So two planet Mercury and Venus are in Venus star. Or you can simply, what you can do, you can paste it from the here. The first house lord is also Venus, and we have already prepared the list planet in the Venus star. So you can paste the C and D column from there. So that we have pasted. So now this is the clear story ki 8th house significators are Rahu followed by Mercury and Venus. Now for 9th house, now here we have to work. 9th houses, there are three occupants, Sun, Moon and Mars. So you have to write down Sun, then enter Moon, then enter and then Mars. So now there are the three planets. So you have to work a bit here, slightly more. See, is there any planet in Sun star? Means check the STL column, is Sun appearing somewhere? No, Sun is not appearing. So Sun is untenanted planet. There is no planet in Sun star. Now check out the Moon. Is there any planet in Moon star? Again go to the STL column, check it
vertically. Is moon appearing somewhere? No, moon is not appearing anywhere. So what you can do, you simply say no, there is no planet in the moon star. So now this is because of the formatting, है ना? It's creating a line. It means empty. Now coming back to the point, Mars. Is there any planet in Mars star? Yes, as you can see, Mars is the second lord also. So what we can do? Saturn and Rahu in the Mars star, right? So यहाँ पर you write down here Saturn, comma Mars. So type A significator of ninth house are the Saturn and Mars. Now who is the owner of the ninth house? Check the cusp. Gemini sign is falling on ninth cusp. So ninth house lord is Mercury. Now check it again. Is there any planet in Mercury star? So yeah, Sun is in Mercury star, Moon is in Mercury star, and that's all. So Sun and Moon, two planets are in honor star, that is ninth house honor. Now coming back to the 10th house, 10th house, you can see, is there any planet? Yes, there is occupant of the in the 10th house. Mercury and Venus are the occupant. So write down the Mercury and Venus. So in 10th house column B, write down the Mercury and Venus. So as you can see, is there planet? Abhi humne 9th house ka, as we have calculated, Sun and moon are in Mercury star. So you can write down here again straightforward, Sun and Moon are in Mercury star. We have already calculated Venus here. Mercury and Venus are in Venus star. So again what we can do, we can write down here Mercury and Venus are in Venus star. So four planets are in the occupant star. Occupants are two, but four planets are occupying their star. So Sun, Moon, Mercury, and Venus, they are the strong significators of the 10th house, which is good for the prestige, power, promotion, job, career, so many things, right? Karmas and so many things are seen from the 10th house. So it is good position of the 10th house. Can you say it? Not right now, yeah, but you can say ki, yeah, there can be many opportunity, but they can end up in the good or bad even depending on the sublord, which we will discuss later. So now who is the 10th house lord? 10th house lord, sign falling on the 10th cusp, that is Leo. Who is the lord of the Leo? The lord of Leo is Sun. Sun. Is there any planet in Sun star? Though we have already checked it, but let us, for your practice, I am repeating it once again. Check the STL column. Is Sun appearing anywhere? No, Sun is not appearing anywhere. So Sun is untenanted. So there is no planet in the honor star. Coming back to the 11th house. 11th house is, first of all, we have to check, is there any planet in the 11th house? No. Check. Virgo sign is falling on the 11th cusp. Lord is Mercury. So directly we have to go to the fourth column, honor star. Write down Mercury here. Again check it out. Is there any planet in the Mercury star? Yes. We have seen in the ninth cusp also falling in the Mercury sign. Sun and Moon are in Mercury star. So we can directly write here Sun, Moon are in Mercury star. So similarly, now I am coming back to the last house, 12th house. Right? So this is the 12th house. Is there any occupant in the 12th house? Yes, you can see Saturn is in the 12th house, right? And the Lord is the Venus again, because Libra is falling on the 12th cusp. So here, go to the B column, type the Saturn, check out, is there any planet in Saturn star? Yes, Mars is in Saturn star, Jupiter is in Saturn star. So Mars and Jupiter are in Saturn star. Write down here Mars, comma Jupiter. Similarly, Venus is the owner of 12th cusp, and Mercury and Venus, as you can see from the 8th house, Mercury and Venus are in Mercury, comma Venus is in Venus star. So now, this is the complete list of your signification. So this way in a single column. If you do not have any software, don't worry. Open the AstroSage software or any other software of your choice, Horo software, whatever, whichever phone you are using. They are available both on the Android as well as on the iOS. So just feed the date, prepare a chart, and refer, create the list like this, right? The AstroSage doesn't create this list. And I'm not sure about the Horosoft, whether it does or not. You check it out. So what you can do, this way you have prepared a list. Now in future, whenever you have to refer to any event, this is a complete
reference in front of you. If anybody asks you regarding health, you can directly check job, loan, you can directly check the significator list here in the 6th house, and then additional houses, 2nd house, 10th house, 11th house, right? Similarly, you have to check for the marriage. You need the significator of the 7th house. You can refer to this list directly. You can see money, balances, cash balance, right? You can check the 2nd house significator. If somebody is talking about you, the cure, you can check the 5th house. If somebody talking about the childbirth, you can note the significator of 5 to 11 from this list. So this way, this is a complete, once you have worked on it and once you have gone through it, you can see it is going to work for the entire interpretation in the KP. So this is the simple, now you know it better, which are the strongest significator of any house. There are 12 houses, don't forget it, and A, B, C, D, this is the precedence. This is the A is the strongest, then comes the B, then comes the C, then comes the D. Now I'm discussing one more thing. As we have prepared this chart, you have clearly seen sometime it happens that there is occupant in a cusp, but there is no planet in its star. Like you can take the case of the 1st house, there is occupant Jupiter, but no planet is in its star. So Jupiter itself, it will be promoted from B to A. Or don't remember it, simply check A, no planet. Take the copy and pen, B, Jupiter, write down the Jupiter. C, Mercury, Venus. Okay, fine. So Jupiter, Mercury, Venus, they all are the strong significator. In 2nd house, Ketu itself in his own star. So we have to check the A column now. So A mein Ketu hai. So we have to note down the Ketu. Then we have to note down the C, Saturn and Rahu. So this way. Now 3rd, again the scenario comes when there is no planet in its star. And honor, there is no planet in the honor star, so the entire house, the result will be given by a single planet, Jupiter. And whenever a single planet becomes the significator of any house, it is the strongest where you can put your bet. So this way, all the possibilities have appeared in this chart. They have their own meaning, which we will discuss later. Now, for you open a chart of your family member, your friend, whatever you want, and then try to write down it. I know it will take some time first time, but after 1 or 2 days, after doing 5, 6 chart, you will do it within a minute, or you can do it verbally. So there is nothing rocket science in the KP. It's the simplest. If you want to know which is the strongest significator on which we can bet that it is going to deliver the house result, so this list, either prepared from the software or prepared manually, is going to work for you. So I hope you will find it easy and do practice. Good luck.